आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं, भारत के विदेश नीति। पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़े कि भारत किन समस्याओं से जूझ रहा था। हमने देखे भारत तो आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारत के पास बहुत सारी चुनौतियां था जिनका सामना करना था। उन चुनौतियों के बारे में पढ़े और हम लोग पढ़े कि भारत में क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां चल रही है। उन स्थितियों और परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा अहम बड़े नेता मिलकर के बहुत सारी प्लान और बहुत सारी योजना बनाए ताकि भारत में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है वो स्थिति को सुलझा जा सके। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि अगर भारत की मानचित्र देखा जाए तो भारत के मानचित्र अगर देखा जाए तो हर जगह देख रहे थे कि सब जगह रजवाड़े थे और जो रजवाड़े थे वो अलग अलग थे और भारत में 565 रजवाड़े था जिनको भारत में मिलाना अति आवश्यक हो गया था। और इसने इस बात को करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न कि रजवाड़े को मिलाया बल्कि उनको साथ चलने के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किया, जिसके चलते आज भारत एक अखंड भारत है और भारत अब दुनिया के स्तर पर बहुत ही ऊपर निकल चुका है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग भारत की स्थितियों को देखे, भारत की परिस्थितियों को समझे। अब हमें पढ़ना है कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगा विदेशी नीति के साथ, विदेशों के साथ, क्योंकि एक देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसको किसी न किसी चीज़ों के लिए दूसरों देशों के साथ भी डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर देश के पास वो सारे संसाधन नहीं है जो अपनी जनता को पूरा कर सके। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें विदेश नीति पर यानी विदेशी चीज़ों पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। और जब भारत के संबंध अच्छे रहेंगे विदेश के साथ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो ही ये स्थिति और परिस्थितियां सही हो सकती है। नहीं तो भारत कभी भी, भारत या कोई भी देश उतना तेजी से डेवलप नहीं कर सकता है जितना तेजी से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के अंदरूनी बातें तो हमने देखे, आज हम लोग देखेंगे भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस और अपनी नीतियों को अपनाता है ताकि भारत बहुत जल्दी ही और बहुत तेजी से विकास करे। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो क्लास 12 का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि देखो बहुत बार हम तो पढ़ तो लेते हैं, सर पढ़ा देते हैं, समझ में भी आ जाती है लेकिन उस लेवल तक नहीं आ जाती है ताकि अपने आप में उस क्वेश्चन को फॉर्म करे और उसको पेपर हॉल में जाए। क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है बहुत ही चेंजेबल है, बहुत चेंज है। जब हमारे टीचर हमें पढ़ाया जाता है तो हमें लगता है आसान, लेकिन जब हॉल में आती है तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही चेंज हो जाती है। इसीलिए एक पकड़ के साथ और एक मजबूती के साथ चैप्टर को करना, एक समझ बनाना जरूरी है। अगर समझ नहीं बना पाते हो तो चैप्टर पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि तुम कितना याद कर सकते हो। एक स्टूडेंट लेवल में तुम देखते हो कि बहुत सारे किताबें उधर कितना याद कर सकते हो। तो एक समझ बनाओ और उसे याद करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर को समझना उतना ही ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है याद करना। तो सबसे पहले हम लोग एक समझ बनाएंगे, उसके बाद हम इसे याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चैप्टर कोई बड़ा नहीं होता है और चैप्टर कुछ इतना भी हार्ड नहीं होता है जिसे समझ नहीं पाए, बस तुम समझने की कोशिश करो। आज इन पर हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और इस टॉपिक पर बहुत अच्छे पकड़ बनाएंगे ताकि आने वाले समय में हम कभी ना भूलें और आने वाले समय में हम दूसरों को भी समझा सकें। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर देखेंगे। तो आज भारत के जो भी नेतागण हैं या भारत के जो महापुरुष है, यानी कि जो उस समय आज़ादी के समय जो जो भी नेता थे या जो भी देश के मंत्रीगण थे, उसने कैसे नीति अपनाया, क्या क्या काम किया, किस वर्ग पर ज़्यादा जोर दिया ताकि देश का डेवलप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो। क्योंकि भारत जिस स्थितियों में था तो उन्हें पिछले क्लास में पढ़ लिया कि भारत में विभाजन के समय कितने दंगे फसाद, कितने लोग मारे गए।
इनमें उभरना, लोकतंत्र जारी करना, क्योंकि भारत के पास बहुत चुनौतियां था। लोकतंत्र नहीं था, अखंडता भी खत्म हो गया था, समानता भी नहीं था। इन चीज़ों को बनाए रखना, उसके बाद विदेश के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है विदेशी नीति। क्योंकि अगर विदेश में तुम्हारा स्थिति खराब होती है तो देश के अंदर तुम कितनों भी कुछ कर लो, उतना डेवलप नहीं हो सकता है जितना हम लोग चाहते हैं। तो इसीलिए हमें भारत विदेश के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। तो आज हम लोग चलो शुरू करते हैं। अगर हम लोग किताब खोलेंगे ना, तो किताब का पहला ही पेज में देखेंगे एक चित्र दिखाई देगा, और उस चित्र में दिखाएगा कि विभिन्न, एक चित्र दिखाई देगा, उस चित्र में देखोगे चित्र में विभिन्न नेतागण खड़ा है, ठीक है। और वो ये बात है कहाँ की, सिटी है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। और ये सम्मेलन जो हो रही है 1960 में हो रहा, ये इसीलिए यहाँ पर बैठक बनाया, सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन गुटनिरपेक्ष का है। गुटनिरपेक्ष का मतलब अभी हम लोग पीछे सारे इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं और समझ बनाना। तो ये खाली चित्र के बारे में दिया था, इसलिए हम लोग एक बातों पर जिक्र करने के लिए कि वो गुटनिरपेक्ष के विभिन्न नेता थे जो यहाँ पर सम्मेलन में आए हुए थे और एक दूसरे से वार्ता कर रहे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये चित्र में कुछ ज़्यादा है नहीं और इस चित्र से कुछ आने वाला नहीं, बस तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सम्मेलन हुआ था 1960 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, और विभिन्न देश के नेतागण यहाँ पर आए थे, जैसे घाना, ठीक है, भारत के और सारे नेतागण यहाँ पर आए हुए थे, ताकि इस पर वाद विवाद और बात विचार हो सके गुटनिरपेक्ष में। अब आता है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़े और कैसे पढ़े कि हमारी मजबूत इतना तेजी से हो जाए और हमारी इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाए कि हमें कभी भी इन टॉपिकों में दिक्कत नहीं हो। और अगर ये टॉपिक समझ जाता है तो अगला टॉपिक खुद बाय खुद समझ जाएगा, उसके बाद भी टॉपिक समझ जाएगा। तो एक समझ बनाना, थोड़ा वीडियो ठीक लेंथी हो सकता है 5-10 मिनट का, लेकिन अगर एक बार पकड़ बन गया तो लाइफ में फिर कभी भी तुम्हें इन चीज़ों को फिर से देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे सबसे पहले पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट वर्ड तेरे पास जुड़ा है, तब तक तुम्हें उन चीज़ों को समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे किन किन बातों पर हमें पढ़ना है और किन बातों पर हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत का आकार। तो अब देखो भारत कैसे उभर रहा था, इन पर सबसे पहले देखो, क्योंकि अभी तो भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद भारत का क्या आकार था, किस स्थिति में था, उनके बारे में पढ़ना। भारत किस प्रकार के विदेश के साथ अपना नीति का मतलब होता है अपने प्लान कैसे बना रहा था, कि विदेशी नीति क्या था, विदेश के प्रति क्या उसकी प्रतिक्रिया, क्या प्लान था। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे भारत का संबंध का मतलब होता है भारत का संबंध अपने पड़ोसी देश जैसे चाइना, पाकिस्तान और सारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इनके साथ कैसा रिश्ता था भारत का, क्योंकि अहम भूमिका निभाता कि तुम्हारा पड़ोसी कैसा है। अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर अच्छे है तो तुम भी अच्छे निकलोगे, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इंसान पर। अगर तुम बार बार अच्छे चीज़ों को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी सोच और अच्छी विचार आएगा। अगर सोच अच्छी रहा, थॉट अच्छी रहा, तो तुम आगे चल के भी अच्छे करोगे। तो इसीलिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना है भारत का संबंध, वो भी पड़ोसी देश के साथ, क्योंकि पड़ोसी देश अगर अच्छे रहेंगे तो हमारे आने वाले समय में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और चौथा पॉइंट जो पढ़ना, भारत के परमाणु नीति। भारत परमाणु हथियार तुम्हें पता ही होगा, पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके शीत युद्ध में कैसे अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 और 9 तारीख को बम गिराया, जिससे तबाही का ऐसे मंजर मचा कि आज भी लोग उन चीज़ों को सोच करके दिल दहल जाता है। तो इनके बारे में भी देखेंगे भारत कैसे नीति अपनाया। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग
पीछे जाके नीचे पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। अब आता है कि भारत का विदेश नीति। सबसे पहले पॉइंट आता है कि भारत की इस प्रकार इसकी विदेश नीति क्या था। तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि 1950 के दशक के बाद जो उपनिवेशवाद थे, जो अंग्रेज या कोई भी देश जो दूसरे देश पर राज कर रहे थे, ठीक है, उसका धीरे 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 लोग विरोध कर रहे थे। ये देखोगे कि यूरोप में जब इन चीज़ों पर विरोध होने लगा तो यूरोप के विरोध के बाद ये धीरे 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 एशिया की ओर भी बढ़ा, और एशिया में बढ़ने के बाद इस उपनिवेशवाद जो देश थे उनको धीरे 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 हटाने, उपनिवेशवाद हो या राजतंत्र हो, इनको हटाने और उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया जारी हुआ। इतना आसानी से तो उपनिवेशवाद से छुटकारा नहीं मिला। तुम्हें पता है बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए, बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी जान खोए, बहुत सारे माँ ने अपनी लाल को खोए और बहुत सारे पत्नी ने अपनी सुहाग खोए। इतनी आसानी से तो नहीं मिला, लेकिन ये ही असर है यूरोप का। यूरोप में जब लोकतंत्र की विचार पनपता है तो धीरे 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 ये पनपने लगता है एशिया में, और धीरे 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 इन उपनिवेशवाद को धीरे धीरे छुटकारा। तो पहले तो उपनिवेशवाद के ये पॉइंट तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उपनिवेशवाद यानी कि जो अंग्रेज या राजतंत्र, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, ताकि आने वाले समय में खुद से वो डेवलप कर सके। आता है नए, दूसरा पॉइंट आता है नए राष्ट्र में लोकतंत्र। लोकतंत्र कायम करना और जनता की भलाई। अब तुम देखो कि हमेशा भारत जैसा देश गुलामी में रहा और ये राजतंत्र या उपनिवेशवाद पर रहा, जिनके कारण भारत ने आज़ादी का तो बहुत सालों से मुंह तक नहीं देखा था। क्योंकि पहले तो राजा के हाथों में जनता था। पहले राजा क्या करते थे, भारत में राज करते थे। अब राजा जैसे ही क्या हुआ, हटा, वहां पर उपनिवेशवाद यानी अंग्रेज आ गया। क्या आ गया, अंग्रेज। और ये अंग्रेज ने ऐसे पकड़ बनाया कि 200 सालों तक भारत को अच्छी तरह से लूटा और सारे खजाने से लेकर के भारत के जनता पर शोषण भी किया। ये बात तो जान करके भी बहुत ग्लानि होती कि हमारे देश के साथ कैसे भिड़ंतना आ गया था। अब ऐसे में जब भारत आज़ाद होता है तो उसके पास एक ही बात होता है कि भारत के में कैसे लोकतंत्र कायम करें, और जो जनता अंग्रेजों से, राजाओं से परेशान था, उस जनता को कैसे भलाई किया जाए। क्योंकि उसको दिल में ऐसे बैठ गया था जनता के मन में कि कोई भलाई का जमाना भी नहीं रहा, क्योंकि राजा उस पर अत्याचार करते थे, राजा से छूटा तो अंग्रेज अत्याचार करते थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा जनता पर प्रॉब्लम आ रहा था। कभी जनता खुशी का मुंह तो देखा ही नहीं था। अब आता है कि कुछ पॉइंट। अब तुम्हें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे रहता है, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान का मतलब होता है यहाँ पर उस समय आज़ादी के 70 से 80% लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। अब खेती बाड़ी पर डिपेंड करते थे और संसाधनों का भी कमी था। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, हरित क्रांति कैसे आया, कैसे क्या किया, वो तो बात की बात है। अब आता कि हमारे दुनिया में 2 प्रकार की कैटेगरी को माना गया लगभग, एक विकासशील और एक विकसित। एक विकासशील और एक होता है विकसित। तो सबसे पहले विकसित तो जो डेवलप हो चुका, और जो विकासशील जो डेवलप हो रहा। तो सबसे पहले विकासशील देश, तो हमारा देश भारत कैसा देश है, भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है। अब विकासशील देश है तो इसमें क्यों ये विकासशील देश है, क्यों नहीं ये विकसित देश है, तो इसकी कुछ चीज़ें होती है, उनको समझो। सबसे पहले जो विकासशील देश होता है उसके पास संसाधनों की कमी होती है। जो भी चीज़ें होती है, चाहे कोई भी चीज़ होता है, उसकी कमी होती है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है जो पूरा फुलफिल करे। दूसरा बात, इसके पास अगर ऐसी स्थिति रहता है तो अपने देश को भी डेवलप करने की एक चुनौतियाँ होता है। इसीलिए वो टारगेट रखता है जो सीधा हासिल हो जाए, वो पेचीदा वाला टारगेट नहीं करता, क्योंकि उसे डेवलप करना सीधे सीधे। नहीं तो वो अगर लड़ाई झगड़ा करके और दूसरा रणनीति अपना के करेगा तो जो थोड़ा मोड़ा भी विकास है, थोड़ा मोड़ा भी देश के अंदर विकास दिख रहा, वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा विकासशील देश सीधे टारगेट, सीधा लक्ष्य तय करता है,
ताकि वो लड़ाई झगड़ा और वाद विवादों में फंस ना करके सीधा वो जाएं और धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट करें। तीसरा बात है अमन अमन चैन बनाए रखना। अमन चैन बनाए रखना का मतलब क्या होता है कि भारत अगर विकासशील देश है और अगर अमन चैन नहीं बनाता है तो ये धीरे 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 वाद विवाद बढ़ेगी, लड़ाई होगा। लड़ाई होने पर विकास करने की दर जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और खासकर किसके साथ, पड़ोसी के साथ। क्योंकि हमें पता है कि पड़ोसी ही अहम भूमिका निभाते, क्योंकि बॉर्डर पर होता है। अब बॉर्डर पर दो देश रहेगा तो बॉर्डर के लिए हमेशा लड़ाई होते रहेगा। अगर लड़ाई होता है, जैसे अभी भी देख सकते हो तुम लोग, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, तो भारत चीन, तो इन चीज़ों में क्या होता है, हमेशा टकराव होते रहते हैं, जिनके कारण सैनिकों पर, अर्धबलों के साथ बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर ये स्थिति नहीं रहता देश के साथ और पड़ोसी देश के साथ अगर रिश्ते अच्छा होता, तो ये जो सैनिकों पर, अर्धबलों के साथ गोले बारूद, इन चीज़ों में जो पैसे खर्चा हो रही है वो सीधा किस पर होता है, डेवलपमेंट के लिए सीधा खर्चा होता। तो जिसके कारण हमें क्या करना था कि अमन चैन बनाने के लिए पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते रखना जरूरी है। और चौथा पॉइंट है आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ताकतवर देशों पर निर्भर। बोलता है अगर तुम्हें देश का डेवलप करना है तो तुम्हें पता है कि जो विकासशील देश है उसके पास हर चीज़ का संसाधन है, पैसे बहुत ज़्यादा है। तो अगर पैसे की या आर्थिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम, तो तुम्हें क्या करना होगा, जो ताकतवर देश है, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, इन चीज़ों पर, इन देशों के साथ तुम पर डिपेंड करना होगा, खास करके आर्थिक और सुरक्षा। क्योंकि तुम्हें अगर सुरक्षा चाहिए तो यही ताकतवर देश ही तुम्हें क्या कर सकते हैं, सुरक्षा दिला सकते हैं। नहीं तो ये सुरक्षा दिलाने में हम नहीं दिला सकते हैं, और ये सुरक्षा दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। आज हम लोग इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो हमेशा देखते आ रहे हो 1947 से ही हमारे देश में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों होते जा रहे थे, हमेशा लगता है कि लड़ाई होते जा रही है। तुम्हें पता है भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ये भारत और चीन के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच, फिर 1971 में भी हो चुका है इंडिया और फिर पाकिस्तान के बीच, 1999 में फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये युद्ध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। खाली युद्ध करने से नहीं होता, इसमें जो खर्चे आते हैं बेहतरीन खर्चे आते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब एक लास्ट टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये क्यों पढ़ना हमें, ये समझो। क्यों, देखो हमारा संविधान देखोगे ना, तो संविधान जब बना तो उसी समय विदेशी नीति के बारे में बताया गया कि कैसे हमारा देश होना चाहिए और कैसे हमारा विदेशी नीति होना चाहिए। इसीलिए हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे एक टॉपिक है। अगर संविधान देखेगा तो उसमें एक टॉपिक है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें भारत के विदेशी नीति के साथ क्या है, कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा रिश्ता नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी दिया। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत अगर संविधान का बुक देखोगे तो अनुच्छेद 51 में लिखा है, अनुच्छेद 51 और भाग 4 में लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है जो इस टॉपिक में पढ़ना जरूरी है, तो इसमें क्या लिखा है, पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कही गई बातें। बोलता है इसमें यह लिखा गया कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे शांति ला सकते हैं, उस पर और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और इसको बढ़ावा देने के लिए बातें कही गई है, ताकि भारत का एक ऐसा भारत हो ताकि इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमेशा शांति बहाल कर सके और एक दूसरे की सुरक्षा प्रदान कर सके। तो पहली बात बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। बोलता कि पहले स्थिति देखेगा ना तो हर देश एक दूसरे से क्या कर रहा था, लड़ ही रहे थे। अगर देखोगे ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो भारत ने एक नई नीति अपनाया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर शांति हो सके और एक दूसरे की सुरक्षा कर सके, ना कि हमला कर सके। इसकी उसने डेवलपमेंट और वृद्धि के लिए काम किया। दूसरी बात, राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध। सारे राष्ट्र के बीच कोई ऐसे दुर्व्यवहार नहीं, सबके प्रति न्याय संगत होना चाहिए, किसी के प्रति गलती नहीं होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। सम्मान का मतलब बराबर का हक होना चाहिए।
तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बातचीत से निपटारा। पहले देखोगे ना तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो भी मैं बातें होती थी, वो एक दूसरे से लड़ाई होता था, हमला युद्ध हो जाता था, जिनके कारण बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे, बहुत सारी स्थितियां ऐसे पनप जाती थी जो कि ना पनपना चाहिए। तो भारत ने एक नई नीति अपनाया, और नीति निर्देशक सिद्धांत में हमारे संविधान में भी लिखा है कि वो जो भी बातें होगा वो लड़ाई झगड़ा से नहीं निपटाएंगे, विवादों से नहीं निपटाएंगे। वो बातें सारे कैसे बातचीत से करेंगे, बैठ करके बैठेंगे, सम्मेलन होगा, और बैठने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद उन पर देखेंगे कौन दोष और कौन निर्दोष है, ताकि इन पर अच्छी तरह से फैसला लिया जा सके और कोई भी युद्ध ना हो और ये टल सके। इसीलिए इसने हमारे संविधान में ही भीमराव अम्बेडकर तथा जो भी संविधान सभा के समिति थे, उन सारे ने मिल करके एक नई नीति अपनाया कि जो भी बातें होगा इंटरनेशनल लेवल पर वो बातों से समझाएंगे, ना कि युद्ध से। युद्ध करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब उस समय तुम्हें पता है, ये तो बात हो गई। अब आता है कि उस समय भारत में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे नेहरू। तो पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पहली जो चुनाव तो हुआ नहीं, पहली जो बातें हुआ था, पहली जो चुनाव हुआ पहले नेहरू की भूमिका अगर देखेंगे तो पहला जो चुनाव तो हुआ नहीं, लेकिन अंतरिम सरकार बना था। अंतरिम सरकार क्या होता है ये समझो। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि एक ऐसा सरकार जो सर्वसम्मति से चुना जाता है। तो सर्वसम्मति से चुना गया, और चुनने के बाद तुम्हें पता होगा कि एक बार चुनाव भी हुआ, तो पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ। तो पहले जहाँ अंतरिम सरकार बना, तो अंतरिम सरकार क्या होता है ये समझ आ गया। एक ऐसा सरकार जिसमें सहसहमति से सरकार को यानी कि चुना जाए, जो मंत्रीगण को चुना जाए, तो उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। चुनाव तो 1951 से शुरू हुआ, लेकिन सरकार 1947 में ही बन गई थी। तो जब सरकार बनी, तो पहला जो सरकार बनी थी उस पर प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। और नेहरू जी प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे, दोनों काम करते थे। मतलब ये हुआ कि विदेश मंत्री है तो इसको क्या करना होगा, विदेश के सारी नीतियों को खुद अपनाना होगा। अब ये तो उस समय समस्या, आंतरिक समस्या से जूझ रहे थे कि भारत में दंगे हो रहा है, संविधान बनाना, ये बहुत सारे प्रोसेस था जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। और उसके बीच भारत को एक ऐसा देश बनाना भी था जो इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सके, क्योंकि भारत कभी इस तरह की स्थितियों का सामना किया ही नहीं था कि वो भारत के और दूसरे देश के साथ बात करे, क्योंकि हमेशा अंग्रेज ने भारत पर राज किया बहुत सालों तक, जिसके कारण भारत और दूसरे देशों के साथ उस तरह का संबंध नहीं बना जो खुद से बना करके और इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को उभार सके। तो अब जब नेहरू जी बन गए, तो इसको एक ऐसा देश बना कर देना था जो इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सके और उसका एक नई छवि बना सके, भारत एक नया देश बन के उभरे। इस तरह को उसे नीति अपनाना था। तो इसने सबसे पहले क्या काम किया ये समझो। इसने सबसे पहले संप्रभुता को बचाना, जो भारत के संप्रभुता था उसको बचाना जरूरी था, क्योंकि उस समय स्थिति और परिस्थितियां बहुत ही गड़बड़ था, जो हम पिछले बार भी पढ़ चुके हैं। दूसरा स्थिति का भारत में एकता नहीं था, अखंडता नहीं था, इनको लाना था और इनको बचाना भी था एकता और अखंडता। लेकिन जब विभाजन के समय सारे तितर बितर हो गया था, जिनके कारण क्या करना था, इनको सुधारना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब आता है तीसरा पॉइंट। और एक बात और था कि भारत इस स्थिति में था, इतना गरीबी से लोग मर रहे थे, उस स्थिति में भारत को विकास भी करना, वो भी तेजी से करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। अब आता है कि सबसे बड़ी बात आता है कि यहाँ पर क्या करे भारत आज़ाद हो गया, शीत युद्ध चल रहा है, पूरा दुनिया दो खेमों में बटा है, अमेरिका और सोवियत संघ में बटा है, इनकी विचारधारा भी अलग है। अब क्या किया जाए? अब लोगों को मानना था, कोई मानता था, कोई नेता मानता था अमेरिका में चल जाए, अमेरिका के साथ भारत जुड़ जाए, कोई बोलता था नहीं सोवियत संघ के साथ जुड़ जाए। तो कुछ नेता हैं, कुछ बड़े महापुरुष हैं, जैसे बाबा साहेब जो है ये संविधान निर्माता बोला जाता है, और ये संविधान का
इसने बताया संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसको इसने बताया संविधान का आत्मा है। तो इसने बताया कि बाबा साहेब ने बताया कि भारत को अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए, और एक पार्टी भी है जनसंघ पार्टी, उसको भी क्या करना चाहिए, अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए। अब आता है कि एक और भारत और गुट निरपेक्ष, भारत और गुट निरपेक्ष में कैसे क्या क्या बातें हुआ, क्या बात है। तो भारत हमेशा क्या किया, अभी गुट निरपेक्ष के बारे में थोड़ा सा और इधर जानकारी लेंगे, आगे गुट निरपेक्ष के बारे में थोड़ा ले लेते जानकारी, उसके बाद जैसे गुट निरपेक्ष। देखो गुट का मतलब होता है संघ या तो एक साथ, गुट निर मतलब होता है नहीं, और पेच मतलब होता है पक्ष। एक ऐसा कोई भी बात जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष। फिर से समझो, गुट मतलब गुट, निर मतलब नहीं, पक्ष मतलब पक्ष, जो किसी के पक्ष में ना हो, या तो अमेरिका का भी साथ ना हो, ना ही सोवियत संघ के साथ हो, ये दोनों गुट में से किसी गुट में नहीं था, इसीलिए इसने क्या नाम दिया, गुट निरपेक्ष। तो नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया, ठीक है, और हमेशा वो शांति चाहते थे। तो शांति के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, तुम्हें पता होगा कि शांति बहाल करने के लिए सोवियत संघ पर अपनी सेना भेजा, ताकि वहां पर सोवियत संघ में जो इस तरह की स्थितियां पनप रही है, और यहाँ से इसने सेना, भारत से सेना भेजा ताकि वहां पर स्थितियां समझ सके। तुम्हें पता होगा कि स्थिति इस तरह खराब हो गई थी कि लड़ने के लिए अमेरिका ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो, और सोवियत संघ ने एक ऐसा संगठन बनाया था जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। तो इन चीज़ों में ऐसा क्यों था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लग रहा था कि युद्ध होगा, इसीलिए दोनों इतना बड़ा संगठन बनाया था। अब देखोगे स्थिति क्या बना रहा था कि देखो उस समय देखोगे तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने एक नहर है स्वेज नहर, तो स्वेज नहर के मुद्दे पर क्या किया, मिस्र पर हमला कर दिया। भारत को बहुत बुरा लगा, भारत ने इसका विरोध किया कि हम चाहते हैं देश में, दुनिया में शांति फैले, और ब्रिटेन ने ये जो किया वो बहुत ज़्यादा गलती किया। और उसी साल एक और बात हुआ कि सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला कर दिया। फिर भारत ने बहुत ज़्यादा निंदा किया सोवियत संघ की कि ये क्या हो रहा है। अब ऐसे बीच में जब भारत सभी गुटों को, बहुत सारा जो आज़ाद देश हुआ था, नए नवेले जो आज़ाद हुआ था, उनको गुट निरपेक्ष में मिला रहा था, उसी बीच पाकिस्तान ने थोड़ा सा क्या किया, अपनी दिखाया दिमागदारी, और ये पाकिस्तान के सेना में जाके, यानी पाकिस्तान से जाके मिल गया। जब भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान अलग एक गुट निरपेक्ष बनाए, लेकिन ये जाके वहाँ मिल गया, जिसके कारण अमेरिका को लगने लगा कि भारत पाकिस्तान को भड़का रहा। और 1950 के दशक में, 1950 में देखोगे कि तो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा खटास पनप गया। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग कैसे भारत और दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन था, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच, इन टॉपिकों को अगले खंड में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, एक बार में अगर समझ नहीं आए तो दूसरा बार देख लो, और ऐसे समझो कि कभी तुम्हें फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े। थैंक यू।